सभी को नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कक्षा 12 के लिए पॉलिटिकल साइंस की जो आगामी माह में बोर्ड परीक्षा हो रही है, उस बोर्ड परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए हमने स्वयं ने तैयार किया है ये मॉडल पेपर, और इस मॉडल पेपर का सोल्व प्रारूप आप तक साझा कर रहे हैं। तो आप पूरा वीडियो देखें और इसके बाद में आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी डालें। हमने एक मॉडल पेपर और डाल दिया था, अगर वो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, वो भी आप जरूर देखें। वो बोर्ड के द्वारा तैयार किया जो मॉडल पेपर है वो है, तो काफ़ी मदद करेगा। ये मॉडल पेपर भी आपकी काफ़ी अच्छी मदद करेगा। ये प्रश्न सीधे परीक्षा में आ सकते हैं या इनसे संबंधित कोई प्रश्न आपको परीक्षा के अंदर मिलेगा, तो काफ़ी अच्छी आपको मदद मिलेगी। तो सभी संबंधित स्टूडेंट्स से इसको शेयर करें, और जो साथी इसका प्रिंट आउट लेके प्री बोर्ड की परीक्षा बच्चों की करवाना चाह रहे हैं तो वो भी करवा लें। इसका नीचे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे, पीडीएफ डाउनलोड करके आप आसानी से उसका टेस्ट ले लें। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले खंड ए के जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। ये सारे प्रश्न एक एक अंक के रहेंगे, और जो पहला प्रश्न है वो आपके ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो इस पहले प्रश्न का पहला प्रश्न देखते हैं। इसके अंदर 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको पता है खंड ए जो है 30 अंकों का रहेगा, तो ये 30 अंक बड़े आसान हैं, और इन अंकों के हिसाब से आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। तो अच्छा पैटर्न है परीक्षा का इस बार। तो ये 12 प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहले हम पहला प्रश्न है, क्यूबा मिसाइल संकट कब पैदा हुआ? तो ये शीत युद्ध का एक चरम पॉइंट मानते हैं इसको, क्यूबा मिसाइल संकट को, और ये कब होता है? 1962 में, 1962 में। तो ये विकल्प सही रहेगा। फिर अगला है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ को आजकल किस नाम से जानते हैं? रूस के नाम से। तो इसका विघटन कब होता है? ये 1991। 1991 के बाद में ये नाम क्या हो जाता है? रूस, और पहले नाम क्या था? सोवियत संघ। अब अगला प्रश्न है साफ्टा। साफ्टा किससे संबंधित है? सार्क से। सार्क ये भारत के आसपास के देशों का जो संगठन है वो सार्क है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पर है? ये है हेग में। इसके बाद में नेक्स्ट है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ होता है? कब होता है? 1974 में। ठीक है, ये इंदिरा गांधी के समय की बात है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, रियो पृथ्वी सम्मेलन कौन से देश में हुआ था? तो रियो पृथ्वी सम्मेलन, ये रियो घोषणा पत्र के नाम से भी जानते हैं, और ये कहाँ होता है? ये होता है रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और ये रियो डी जेनेरियो कहाँ पर है? ब्राजील की राजधानी है ये। ठीक है, तो ब्राजील में हुआ है। फिर अगला प्रश्न है, 1960 में विभाजित होने से पहले मुंबई राज्य में कौन सी 2 भाषाएं बोली जाती थी? तो 1960 में विभाजन होता है मुंबई राज्य का। पहले मुंबई राज्य था और उसके बाद में 2 राज्य बन गए। ये कौन से थे? महाराष्ट्र और गुजरात। तो यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? तो आप आश्वस्त हैं, भाषा के आधार पर डिवाइडेशन होता है। तो यहाँ पर बोली जाने वाली भाषाएं कौन सी हैं? मराठी और गुजराती। मराठी वाला हिस्सा तो क्या हो गया? महाराष्ट्र, और गुजराती वाला क्या हो गया? गुजरात। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? राज्य पुनर्गठन यानी राज्यों को भाषा के आधार पे विभाजित करने के लिए एक पुनर्गठन आयोग बना था। तो ये कब बनता है? ये बनता है 1953 में। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो आप देखो, जगजीवन राम नहीं थे, और अगला जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये पहले शिक्षा मंत्री थे। और भीमराव अम्बेडकर क्या थे? ये तो कानून मंत्री थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ये गृह मंत्री थे। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो है, 1959 में केंद्र सरकार ने संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केरल की कम्युनिस्ट पार्टी को बर्खास्त किया था? तो ये एक संदर्भ दे दिया यहाँ पर। और ये अगर राज्यों के अंदर कोई भी सरकार है और वो किसी बिंदु के ऊपर विवादित हो जाती है तो उसको बर्खास्त कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी राष्ट्रपति एक विशेष प्रावधान के तहत उसको बर्खास्त कर सकती है। तो वो प्रावधान क्या है? अनुच्छेद 356 है। ठीक है, ये ध्यान रखना, अनुच्छेद 356 के तहत ये काम हुआ था।
और अगला प्रश्न है, भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें से निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं था। तो देखो, शुरुआत के अंदर भारत ने जब आज़ाद हो गया था उसके बाद में जो देश के विकास के लिए प्लान तैयार की, तो उसमें क्या चीज़ नहीं थी। देखो, नियोजन तो था ही, और उदारीकरण की बात है, उदारीकरण तो बहुत बाद में आता है। सहकारी खेती की भी बात हुई थी, आत्मनिर्भरता की बात हुई, तो उदारीकरण का दौर तो बाद में आता है। तो ये ऑप्शन जो है ये इसका आंसर रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड में चला था, और ये किससे संबंधित था, पर्यावरण से। पेड़ों को बचाने के लिए आंदोलन हुआ, तो पर्यावरण से जुड़ा हुआ मुद्दा था ये तो हो गया पहला प्रश्न। इसके अंदर आपके 12% ऑब्जेक्टिव रहेंगे। अगला जो प्रश्न है वो रिक्त स्थानों की पूर्ति करने का है। तो इसमें देख लेते हैं हम। पहला प्रश्न है, खाली स्थानों के अंदर आपको आंसर देना है, अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान। अब यहाँ भरना आपको कौन से मुद्दे में किया गया था। तो ये कौन सा मुद्दा था, मंडल मुद्दा। मंडल आयोग भी बोल दें, मंडल मुद्दा भी बोल दें, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे आप, इस खालिस्तान में क्या भरेंगे, मंडल। इसके बाद में अगला जो है, बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को विध्वंस करने की घटना, ये कौन सी साल में घटी थी, ये लिखना है। तो ये घटना घटती है 1992 में, 1992 में ये घटना घटती है। तो ये आप दिमाग में रखना, दिसंबर माह की बात है ये। तो 1992 में ये घटना घटी थी। अगला है, विश्व युद्ध की समाप्ति से ही शीत युद्ध शुरू हो गया था। अब ये कौन से विश्व युद्ध की बात कर रहा है, ये एक्चुअल में कौन सा वर्ल्ड वार था, सेकेंड वर्ल्ड वार के समाप्त होने के बाद ही शीत युद्ध प्रारंभ हो गया था। शीत युद्ध किन के बीच में हुआ था प्रारंभ, ये अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में वर्चस्व की लड़ाई थी। अगला जो प्रश्न है 4 नंबर, तो वो पूछ रहा है के द्वारा समाजवादी सोवियत संघ की व्यवस्था को सुधारने की इच्छा और प्रयास उसके विघटन का कारण बने। तो यहाँ पर कौन व्यक्ति था जो यहाँ उस टाइम में सोवियत संघ का मुखिया था, और उसने कुछ प्रयास किए लेकिन वो काम नहीं आए और सोवियत संघ टूट गया। तो एक्चुअल में यहाँ पर ये व्यक्ति कौन था, ये था मिखाइल गोर्बाचेव। तो ये ऑप्शन जो खालिस्तान है इसमें क्या भरेंगे आप, मिखाइल गोर्बाचेव। तो अगला जो प्रश्न देखें हम, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य आपको पता है क्या होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य शांति और सुरक्षा। तो इसमें क्या भरेंगे, शांति और सुरक्षा। और अगला जो प्रश्न है, देश ने आज़ादी के बाद में ये कौन सा मॉडल अपनाया, आज़ादी के बाद में नियोजित विकास। तो यहाँ पर क्या भरेंगे आप, नियोजित विकास का मॉडल अपनाया, ठीक है। तो आप यहाँ खालिस्तान में क्या भरेंगे, नियोजित विकास। तो ये जो प्रश्न थे 6 प्रश्न आपके, ये हो गए आपके खालिस्तान के। अब इसके बाद में खंड ए के अंदर ही जो अगले जो प्रश्न है वो देखें, ये शॉर्ट आंसर टाइप रहेंगे। तो इनके अंदर आपको एक शब्द में या एक पंक्ति में, ये प्रश्न नंबर 3 प्रारंभ हो जाता है। तो सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं हम, नाटो। नाटो का पूरा नाम लिखना है। तो नाटो का पूरा नाम आप क्या लिखेंगे, नाटो एक्चुअल में क्या था, ये उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, ये शीत युद्ध के दौरान ही गठित हुआ था ये संगठन। और अगर अंग्रेजी में इसको लिखें तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये NATO, ये ऐसे नाम है। और अगर आप इसको अंग्रेजी करेंगे इसका पूरा, तो ये नॉर्थ है और उसके बाद में ये अटलांटिक है और ये ट्रीटी है और ये ऑर्गेनाइजेशन है। और हिंदी में अगर लिखते हैं तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। अगला प्रश्न देखते हैं, शीत युद्ध के दौर में सोवियत खेमे में कौन कौन से देश शामिल थे। अब सोवियत खेमा, ठीक है। तो जो सोवियत संघ के समर्थक जो देश थे, जिनके ऊपर सोवियत संघ का प्रभाव था, वो कौन कौन से देश थे। तो इसमें देखो, एक तो स्वयं सोवियत संघ ही आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद में एक जो जर्मनी का विभाजन हो गया था उसका पूर्वी भाग यानी पूर्वी जर्मनी, और एक इन्हीं के पास का देश था पोलैंड, और एक इन्हीं के पास का देश है रोमानिया, और एक है हैंगरी। ये जो देश थी सोवियत खेमे में शामिल
माने जाते थे। अगला प्रश्न देखें हम, पंचायती राज की स्थापना कौन से संविधान संशोधन द्वारा हुई थी? तो ये संविधान संशोधन कौन सा था? 73वां संविधान संशोधन था। ठीक है, और आप ध्यान में रखना 74वां जो संविधान संशोधन था वो किससे था संबंधित था? नगर पालिकाओं से संबंधित था। तो ये 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? पंचायती राज व्यवस्था से। अगला प्रश्न देखें, श्रीलंका के जातीय समुदायों के नाम लिखिए। तो श्रीलंका के अंदर जातीय समुदाय जातीय संघर्ष चला था, और आपको याद होगा कि श्रीलंका के इस जातीय संघर्ष में जब भारत ने राजनीतिक इंटरफेयर किया, और उस इंटरफेयर की बदौलत भारत ने अपना एक प्रधानमंत्री भी खोया था। राजीव गांधी की हत्या इसी विवाद के अंदर हुई थी। तो इसमें आप वहाँ के जो जातीय समुदाय हैं उनमें एक तो वहाँ के बहुसंख्यक सिंहली, बहुसंख्यक जो ज़्यादा संख्या में है वहाँ पर सिंहली ज़्यादा है, और उसके बाद में दूसरा जो ग्रुप आता है वो तमिल का है। तमिल फिर डिवाइडेड है, वहाँ के तमिल, इंडियन तमिल। तो ये कुल मिला के आप ये दो जाति समुदायों का नाम इसमें लिखते हैं। फिर अगला जो प्रश्न, ऐसे दो राज्यों के नाम बताइए जो पहले संघ शासित राज्य थे, यानी पहले वो संघ शासित थे और अब हो गए क्या? राज्य हो गए। तो इसका देखो आपको पता है, एक तो गोवा है, एक तो हो गया आपके गोवा। गोवा पहले क्या था? संघ शासित था, और आज क्या है? ये राज्य है। और एक आपके अरुणाचल प्रदेश है। तो ये दो का आप नाम लिख दें, तो ये हो गया आपका आंसर, अरुणाचल प्रदेश। अगला जो प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार के रूप में किसको जाना जाता है? पीसी महालनोबिस को। तो ये पीसी महालनोबिस जो है, इनको सांख्यिकी का प्रणेता भी मानते हैं भारत में, और इनके जन्मदिन को सांख्यिकी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न है वो महेंद्र सिंह टिकैत का है। और टिकैत को तो आप सभी आजकल जानते हैं। ये जो है टिकैत, ये अलग टिकैत है, ये राकेश टिकैत है, और ये जो नाम इसमें दिया है ये महेंद्र सिंह टिकैत है। एक्चुअली महेंद्र सिंह टिकैत ये किससे संबंधित था? ये भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष रहे हैं, और इन्होंने भी उस समय में काफ़ी धरने प्रदर्शन किए किसानों के मुद्दों को लेके। तो एक्चुअल में आंसर में क्या लिखोगे आप? भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे, और महेंद्र सिंह टिकैत का लड़का ही अब राकेश टिकैत, जिसको आप मीडिया के अंदर काफ़ी चर्चित देखते हैं, वो राकेश टिकैत है। तो ये हो गया प्रश्न। इसके बाद में अगला है, किन्हीं 4 क्षेत्रीय दलों के नाम लिखिए। तो जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं नहीं राज्यों तक सीमित हैं, तो इसमें सबसे कॉमन तो देखो आजकल खूब नाम चल रहा है आपका, आप जो पार्टी है ये है। इसके बाद में आप और देख सकते हो आपके अकाली दल है, अकाली दल है, ये कहाँ? पंजाब में है। और उसके अलावा आप समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, यूपी में अभी चुनाव चल रहे हैं, समाजवादी पार्टी को भी क्षेत्रीय दल का ही दर्जा है। इसके बाद में आरजेडी है, आरजेडी जो है लालू प्रसाद यादव की पार्टी जो है, ये भी क्षेत्रीय पार्टी का ही दर्जा है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं है। इसके अलावा आप शिव सेना को भी आप क्षेत्रीय के अंदर ही शामिल करते हैं, तो ये महाराष्ट्र में। तो ये सारी पार्टी क्षेत्रीय के अंदर, आप बहुत सारी पार्टियां हैं, AIDMK, DMK, बीजू जनता दल, ये बहुत सारी पार्टियां हैं। तो आप किन्हीं 4 का नाम लिखते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता। ठीक है, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता के रूप में एक तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जानते हैं। इसके अलावा एक टीटो, और उसके अलावा नासिर और सुकर्णो, इंडोनेशिया के थे सुकर्णो। तो इन चारों को हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सूत्रधार के रूप में जानते हैं। फिर अगला है बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? तो ये बर्लिन की दीवार थी, आपको पता है जर्मनी का डिवाइडेशन हुआ, पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी। तो ये क्या था? पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच में एक विभाजन रेखा के रूप में खड़ी की गई थी। तो ये इसी का प्रतीक है, पूंजीवाद और साम्यवाद के मध्य विभाजन का प्रतीक ये दीवार जानी जाती है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो है, हरित क्रांति का किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसमें आप बहुत सारे प्रभाव हैं, शॉर्ट में अपने को आंसर करना है। इनकी यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, इसके अलावा टेक्नोलॉजी आई,
और जो मध्यम किसान थे उनकी आय बढ़ी। बहुत सारे बिंदु जो थे वो आप जानते हैं, कुछ लिख सकते हैं। फिर लोकतांत्रिक सरकार से, यानी ऐसी सरकार जो जनता के सलाह, जनता और जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनकी सलाह से नीतियाँ तैयार करती हैं, वो लोकतांत्रिक सरकार है। तो इसका विपरीत हम मानते हैं तानाशाही सरकारें। तो अपने भारत में तो लोकतांत्रिक सरकारें चल रही हैं। तो ये तो होगी खंड ए की बात। तो ये 30 नंबर खंड ए के होते हैं, तो 30 नंबर बखूबी आप हासिल कर लेंगे। इसके बाद में खंड ब आता है। खंड ब के अंदर जो प्रश्न हैं वो थोड़े बड़े रहेंगे। इनका उत्तर आपको 50 शब्दों में, और ये 2-2 नंबर के हैं, ठीक है ना। सभी प्रश्न 2-2 नंबर के, और खंड ए के जो सारे प्रश्न थे वो 1-1 नंबर के थे, और खंड ब के अंदर 2-2 नंबर के प्रश्न रहेंगे। तो ये प्रश्न आप ये 13 प्रश्न रहेंगे, और 13 प्रश्न 2-2 नंबर के हिसाब से ये 26 नंबर खंड ब के अंदर आपको हासिल हो जाएंगे। तो ये आप तैयार करें, ये पेपर सभी स्टूडेंट्स तक इसको शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले लें। इसको देख लेते हैं। देखो, इनको आप बुक से समझ लेना क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। तो शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? तो शीत युद्ध मैं थोड़ा आइडिया दे दूंगा इसके अंदर। तो शीत युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में एक वर्चस्व की लड़ाई के बीच में एक छद्म युद्ध के रूप में चलता है। और अगला जो है सोवियत संघ के विघटन के 2 परिणाम, यानी सोवियत संघ के अंदर इतनी सारी अव्यवस्थाएं थी, भ्रष्टाचार थी, प्रशासनिक व्यवस्था बेहतर काम नहीं कर रही थी। इसके अलावा थोड़ा बड़ा भी था, क्षेत्रीय आकांक्षाएं भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। सारी बातें लिख देना आप। निशस्त्रीकरण क्या है? तो जो हथियारों की होड़ के अंदर शामिल न होना, यही है। फिर साझी परंतु अलग अलग जिम्मेवारियाँ, यानी पर्यावरण से रिलेटेड जो पाठ है ना, उससे संबंधित प्रश्न है। यानी सबकी जिम्मेवारी तय हो पर्यावरण को बचाना, यानी साझी परंतु अलग अलग जिम्मेवारियां। जो साझी संपदा है, वैश्विक साझी संपदा, जिसके अंदर आपका आकाश भी है, जल भी है, आपके जंगल भी है, सबकी साझी संपदा है और इनको बचाना सबकी जिम्मेवारी है। तो ये इसके अंदर आप नोट लिखें। दल बदल, जो राजनीतिक पार्टियां जो हैं उनसे रिलेटेड, यानी एक पार्टी से जीत के आ गया फिर दूसरी पार्टी में चला गया, ये जो मुद्दा है ये दल बदल से संबंधित है। फिर अगला है नियोजन, प्लानिंग बोलते हैं। तो नियोजन क्या है? यानी ऐसा कोई काम विकास का जिसके अंदर क्या हो, एक योजना तैयार की जाए और वो प्रारूप वहाँ के संसाधनों को, मानवीय भौतिक सारी संसाधनों को देखते हुए विकास की योजना तैयार की जाए। नियोजन का क्यूबा मिसाइल संकट, वो पहले भी प्रश्न आ गया था, 1962 में होता है। क्यूबा ये दक्षिणी गोलार्ध का एक देश है, अमेरिका के पास का है, और वहाँ पर मिसाइलें तैनात कर दी गई थी। तो ये मुद्दा था, और ये यानी परमाणु हमले की ओर बढ़ रहा था ये मुद्दा। तो इसकी बातें आप लिख सकते हैं। फिर अगला भारत और रूस के संबंध, तो ये पुराने जो संबंध है उनकी बात करें। जब भारत नया आज़ाद हुआ था और उन दोनों के बीच में, यानी अमेरिका और रूस के, यानी सोवियत संघ के बीच में जो कड़वाहट थी, उस दौर में भारत ने दोनों के बीच में सामंजस्य रखा और रूस के साथ जो संबंध थे वो काफ़ी प्रगाढ़ भी थे। 1972 की लड़ाई के अंदर रूस ने काफ़ी साजो सामान उपलब्ध कराए। सारी बातें आप इसके अंदर लिख सकते हैं। फिर अगला है, लगता है हर संगठन व्यापार के लिए बनता है। क्या व्यापार लोगों के आपसी मेलजोल से ज्यादा महत्वपूर्ण है? तो इसके ऊपर आप अपने विचार डालना कि व्यापार के ऊपर सब ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, सभी देश एक दूसरे देश से, बाकी जो कॉमन इश्यू है उनकी बात नहीं कर। जैसे भारत पाकिस्तान है, भारत चाइना है, बहुत सारे बिंदुओं के ऊपर कंट्रोवर्सी यानी विवाद है, लेकिन व्यापार को बढ़ाने के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। व्यापार को रोकना नहीं है। तो यहाँ बात हुई है कि व्यापार ज़्यादा जरूरी है या वो मेलजोल जो एक प्यार स्नेह बना रहे, तो उसके ऊपर आप अपने विचार डालना। अगला है, पर्यावरण से हो रहे नुकसान से देशों की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? उदाहरण देते हुए तर्क लिखिए। यानी पर्यावरण का जो नुकसान झेल रहे हैं उससे जो भयंकर खतरे पैदा हो गए हैं, जैसे ओजोन के अंदर छेद हुए, उससे ग्लेशियर पिघलना, ये जो घटनाएं हैं ये सबके लिए नुकसानदायक हैं। तो ये जो इश्यू है, बहुत सारे जो निचले देश हैं उनके अंदर काफ़ी जल भराव, यानी समुद्र का लेवल ऊंचा
आएगा तो वो क्या है कि प्रभावित होंगे, या फॉरेस्ट जो बड़े फॉरेस्ट हैं उनके अंदर जो आग लगने से जो प्रदूषण हो रहा है उसका कई देशों के अंदर नुकसान हो रहा है। तो ये सारी बातें आप इसके अंदर डाल सकते हैं। फिर अगला, भारत में लंबे समय तक कांग्रेस दल के प्रभुत्व के लिए उत्तरदायी। दो कारण, यानी प्रारंभिक की वर्षों में काफी लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा है। और ये क्यों रहा है? क्योंकि एक तो दूसरा दल जो है इतने उभर नहीं पाए थे। कांग्रेस पार्टी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से निकल के आई थी, और कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे उनके अंदर कंट्रोवर्सियां, विवाद होते हुए भी एक मुद्दे के ऊपर काम करने की कला अलग थी। तो वो सारी बातें इसके अंदर आप लिख देना। तो ये जो 2-2 नंबर के हैं, इन 2-2 नंबरों के लिए आप कम से कम 4 या 5 लाइन के अंदर अपना आंसर जरूर करें। तो आगे हम देखें तो प्रश्न है, योजना आयोग का गठन किन कारणों से किया गया था? क्या वह अपने गठन के उद्देश्य में सफल रहा? तो योजना आयोग जो भारत के अंदर पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई थी उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, देश का एक नियोजित विकास किया जाए, ये सारी बातें लेके ये बनाया था और काफ़ी सफल भी रहा। और योजना आयोग का आज की तारीख में नाम बदल के क्या कर दिया है? नीति आयोग। आपको पता है नीति आयोग बना दिया है। पहले क्या था? ये योजना आयोग था और अब हो गया ये नीति आयोग 2015 से। तो ये सारी बातें इसके अंदर आप लिख दें। फिर 1960 के दशक में कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सी.डी. केंट का क्या अर्थ है? और ये सी.डी. केंट जो थे, इन्होंने कांग्रेस पार्टी में क्या भूमिका निभाई? तो सी.डी. केंट यानी कांग्रेस के अंदर ही 2 धड़े तैयार हो गए थे। तो ये जो बात आती है ये आपकी शास्त्री के बाद से, और इंदिरा का जो दौर था उसके अंदर ये चला था। और जो कांग्रेस के जो पुराने लीडर थे उन के कामराज है, लीज लिंगप्पा है, ये बहुत सारे पुराने जो लीडर थे, पाटिल है, ये सारे जो लीडर थे, इन्होंने एक सीनियर लोगों ने एक धड़ा बना रखा था, वो सी.डी. केंट्स थे। और इन्होंने कांग्रेस के अंदर विरोधी विचारधारा को रखते हुए भी पार्टी के अस्तित्व को बनाए रखा। ऐसा नहीं है कि पार्टी का अस्तित्व इससे खतरे में पड़ा हो। तो ये सारी बातें आप इसके अंदर डाल सकते हैं। ये तो हो गया खंड ब। अब हम आ जाते हैं खंड स के ऊपर। तो खंड स के अंदर जो प्रश्न है थोड़े से आप बड़े करें, उत्तर इनके 100 शब्दों में करें, और ये 3 अंक के रहेंगे। तो ये आपके 17 नंबर, 18 नंबर और 19 और 20, ये 4 प्रश्न आपके रहेंगे, और हर प्रश्न 3-3 नंबर का रहेगा। तो ये 12 नंबर आपको यहाँ से हासिल हो जाएंगे, और यहाँ पर आपको अथवा में मिलेंगे ये सारे प्रश्न। ठीक है, तो अब देख लेते हैं पहला प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न है, भारत श्रीलंका के संबंध। तो भारत श्रीलंका के आज के टाइम में मधुर संबंध है, और बीच में एक बार कड़वाहट की जो स्थिति आई थी, वहां पर जो आंतरिक संघर्ष की जो जातीय संघर्ष वहां चल रहा था, तमिलों और सिंहलियों के बीच में भारत ने इंटरफेयर किया था। तो वो जो सारी बातें हैं, और उस इंटरफेयर के बाद में वहाँ के जो जातीय संघर्ष की बदौलत भारत ने अपना एक प्रधानमंत्री भी खोया, और बाद में श्रीलंका ने वहाँ इस प्रकार से संविधान के अंदर संशोधन किया कि सिंहलियों को ज़्यादा वर्चस्व मिला, और उस ज़्यादा वर्चस्व की बदौलत वो संघर्ष और आगे बढ़ा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि एक सामंजस्य की स्थिति भारत की तरफ से भी गई, और आखिरकार श्रीलंका को सामंजस्य बना के और उनके बीच में सुलह का काम करवाना पड़ा। तो ये जो बात भारत की और श्रीलंका के संबंधों की है, वो सारी बातें आप इसके अंदर लिखते हैं। फिर अगला जो है भारत नेपाल के बीच में कड़वाहट के मुद्दे। कड़वाहट के मुद्दे तो बाउंड्री दोनों की साझा है, जमीन के विवाद भी रहे हैं कुछ जगहों पे। नेपाल का जो उत्तराखंड की तरफ वाला भाग है, कॉर्नर जो ऊपर की तरफ निकला हुआ है, वहां पर कुछ एक जमीन जो एक कॉर्नर बनता है नेपाल, इंडिया और चाइना का, वहां पर कुछ एक जगहों के लिए विवाद की स्थिति आई है। और बीच में एक बार नेपाल के अंदर जो लॉकडाउन यानी जो बंदी हुई थी, और उस स्थिति के अंदर भारत की तरफ से जो साजो सामान जाना होता था, जिसके अंदर पेट्रोल है या और अन्य जो सामान जाता था, उसके अंदर रुकावट आया। फिर चीन से वहां सामान आने लगा। तो इन सारे मुद्दों को लेकर भारत और नेपाल के बीच में एक बार तल्ख रिश्ते बन गए थे, लेकिन धीरे धीरे वापिस अपने पुराने संबंधों की ओर दोनों देश बढ़ चुके हैं। तो ये सारी बातें आप इसके अंदर लिखें। फिर अगला है, पृथ्वी को बचाने के लिए जरूरी है कि विभिन्न देश सुलह और सरकार की नीति अपनाएं।
पर्यावरण के सवाल पर उत्तरी और दक्षिणी देशों के बीच जारी वार्ताओं की रोशनी में इस कथन की पुष्टि करें। तो ये एक्चुअल में बात क्या, पृथ्वी को बचाने के लिए बात कर रहे हैं। और इसमें उत्तर और दक्षिण के जो देश हैं, यानी एक तो उत्तरी गोलार्ध के जो देश हैं जो विकसित हैं, और दक्षिणी गोलार्ध के जो देश हैं वो अभी भी क्या है, विकासशील की स्थिति में, अविकसित की स्थिति में है। वो संसाधनों का ज़्यादा उपयोग करते आ रहे हैं, और इस ज़्यादा उपयोग को जो उत्तरी जो देश हैं वो ये कह रहे हैं कि आप इनका उपयोग बंद कर दो, और दक्षिणी देश क्या कह रहे हैं कि हमारे लिए, हमारे विकास के लिए इन संसाधनों का उपयोग जरूरी है, और आपने यानी उत्तर के लोगों ने इन संसाधनों का अति दोहन करके अपने आप को विकसित की श्रेणी में खड़ा कर दिया है। तो दक्षिण का दावा ये है कि उत्तर के लोग दक्षिण के लोगों को ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराएं, जिससे कि वो टेक्नोलॉजी के साथ अगर काम करते हैं तो पर्यावरण को ज़्यादा चुनौती नहीं मिलेगी। ये सारी बातें आप इसमें लिखें। फिर अगला जो अथवा में करोगे आप, वो है विभिन्न देशों के सामने सबसे गंभीर चुनौती वैश्विक पर्यावरण को आगे कोई नुकसान पहुंचाए बगैर आर्थिक विकास करने की। ये कैसे हो सकता है, कुछ उदाहरण तो इसके अंदर बहुत सारे हैं। ग्रीन एनर्जी का आजकल कॉन्सेप्ट आ गया है, इसके ऊपर बहुत सारे काम हो रहे हैं। परिवहन के अंदर आपने देखा होगा कि कितनी सारी टेक्नोलॉजी हैं जो यानी कम से कम पोल्यूशन कर रही हैं। स्पेस के अंदर पोल्यूशन कम हो, समुद्र में पोल्यूशन कम हो, स्थल पे पोल्यूशन कम हो, ऐसी टेक्नोलॉजियाँ जो रिसाइकलिंग के दौर से गुजर सकें, तो वो सारी चीज़ें शामिल हो जाती इसके अंदर। तो वो आप इसके अंदर मेंशन करें। फिर अगला जो प्रश्न है, जन आंदोलन के मुख्य कारण और भारतीय राजनीति पर प्रभाव। तो जन आंदोलन, बहुत सारे आंदोलनों का जिक्र है बुक में। दलित पैंथर्स के हैं, आपके पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, या आपके महिलाओं से जुड़े हुए हैं मुद्दे हैं। उन सारे मुद्दों का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये मुद्दे जैसे अभी कुछ एक सालों पहले जैसे दिल्ली के अंदर जो लोकपाल को लेके आंदोलन चला, वो एक जन आंदोलन था। और उस आंदोलन के बाद में राजनीति के अंदर एक पार्टी जैसे आम आदमी पार्टी है, वो स्थापित हो गई। तो राजनीति का असर होता है इन आंदोलनों के ऊपर। तो ये सारी बातें आप इन दोनों के बीच में जो कोरिलेशन है वो मेंशन कर दें। फिर अगला जो अथवा में रहेगा, भारत में गठबंधन सरकारों की राजनीति। तो गठबंधन सरकार आज भी है। आज जो सरकार है वो एनडीए गवर्नमेंट है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, वैसे इसके अंदर बीजेपी के पास इतनी सीटें हैं कि वो अलग से अगर एनडीए से बाहर भी जाती है तो उसको मेजॉरिटी है, यानी बहुमत है। लेकिन फिर भी इन्होंने यानी चुनाव से पहले ही गठबंधन कर लिया था। और जैसे कांग्रेस का जो गठबंधन है उसको क्या बोलते हैं, यूपीए। तो गठबंधन की राजनीति के अंदर एक दूसरे दलों के विचारों को शामिल करना होता है, एक कॉमन एजेंडा, मिनिमम एजेंडा तैयार करना होता है। तो वो सारी बातें गठबंधन की राजनीति के अंदर आ जाती हैं। अच्छा, अगला जो प्रश्न है खंड 6 का अंतिम प्रश्न देखें, भारत में क्षेत्रीय दलों का महत्व क्यों बढ़ता जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि जैसे यूपी में चुनाव चल रहा है तो यूपी के अंदर लोकल पार्टियां, समाजवादी पार्टी है, या फिर आप अन्य राज्यों में जाओगे, आप मणिपुर की साइड में जाओगे तो वहाँ लोकल पार्टियां हैं। पंजाब के अंदर जाते हो तो आप पार्टी है, अकाली दल है। तो कुल मिला के क्षेत्रीय दलों का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और नेशनल पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियों के साथ एक गठबंधन कर लेती हैं कि इतनी सीटें हम रखेंगे, इतनी आप रख लो। तो ये जो प्रभाव है ये क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां उस एरिया के मुद्दों को लेके ही आगे बढ़ती हैं, उनकी यानी उत्पन्न होने का कारण ही वहाँ के लोकल इश्यू होते हैं। तो इनका महत्व धीरे धीरे राजनीति में और बढ़ता जा रहा है। अब अथवा में जो प्रश्न रहेगा वो नर्मदा बचाओ आंदोलन का, तो इसका पहले भी जिक्र कर लिया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन का पर्यावरण से जुड़ा हुआ आंदोलन, और उत्तराखंड में ये नर्मदा बचाओ आंदोलन के वो आपके चिपको आंदोलन था। तो नर्मदा आंदोलन कहाँ का है, नर्मदा आंदोलन गुजरात का है। नर्मदा नदी के ऊपर बांध से रिलेटेड था। बांध की इनका मुद्दा तो ये था कि बांध बनाया ही न जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग विस्थापित होंगे, ये कई मुद्दे थे। और एक नदियों का नेचुरल जो बहाव है वो भी क्या है, एक मतलब बायोडाइवर्सिटी तैयार करती है। तो उससे काफ़ी चीज़ें जो हैं पर्यावरण को बेनिफिट देती हैं, वो सारी जो चीज़ें हैं बांध बनाने से ध्वस्त हो जाएंगी। तो ये मुद्दा था, और इस आंदोलन के अंदर बहुत सारे लोग एक्टिव रहे थे। तो इन के परिप्रेक्ष्य में आप ये सारी बातें लिख सकते हैं।
तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन की, गुजरात में जो नर्मदा नदी उसके ऊपर बांध की बात आती है ये। अगला जो खंड है वो खंड द है, तो ये अंतिम खंड रहेगा। तो मैंने ये जो पेपर है वो अगर आप कोई प्री बोर्ड की परीक्षा आयोजित करवाते हैं तो एक पन्ने के ऊपर ये प्रिंट हो जाएगा। तो बाकी हम ही जैसे मॉडल पेपर है तो उनको प्रिंट करते हैं तो काफ़ी पन्ने लगते हैं, तो ये बड़ी आसान रहेगी आपके लिए। और इसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उससे आप डाउनलोड करके प्री बोर्ड भी ले लें और आप अपने पास रखते हैं सभी स्टूडेंट्स, तो इसको किताब के अंदर टिक लगा लें, देख लें यहाँ से ये प्रश्न है और उसको समझें। ये डायरेक्ट भी आ जाएंगे या इनसे रिलेटेड प्रश्न आ जाएंगे। अगला जो है खंड द है, ये इसके अंदर 3 प्रश्न रहेंगे और तीनों ये थोड़े बड़े हैं निबंधात्मक। इनका उत्तर आप 250 शब्दों में करें। 250 शब्दों का मतलब आप ध्यान में रखें कि कम से कम आप एक पन्ना यानी दोनों साइडों के पेज और एक जो अगला जो पन्ना है उसका आधा पेज भर लें, करीबन 2.5 पेज आप भरें। इतना काम आप जरूर करें इसके अंदर। ये 4 नंबर के रहेंगे प्रत्येक प्रश्न। तो ये 3 प्रश्न जो हैं ये 4-4 नंबर के हिसाब से अगर जोड़ें तो ये आपके कितने नंबर के हो गए, ये 12 नंबर ये हो गए, अथवा में रहेंगे। तो इसका पहला प्रश्न देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य एजेंसियों के नाम और उनके काम। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सारी एजेंसियां है ना, सचिवालय है, इसके अलावा न्यायालय है, इसके अलावा आपके सभा है, तो ये सब के काम आप नाम लिखो और उनके काम लिखो, इनके मुख्यालय कहाँ वो सारी लिख दो, तो काफी लंबा करना पड़ेगा। फिर अगला जो है, एक विश्व संस्था के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता और असफलता। तो इसमें वो सारी बातें कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने पूरे विश्व को यानी 1945 के बाद से पूरे विश्व को किस प्रकार से बांधा है। काफ़ी जगहों पे इसने बहुत अच्छे भी काम किए हैं, बहुत सारे युद्धों को रोका भी है, बहुत सारे देशों के बीच में आपस में कोई तनाव हुए हैं, वहाँ शरणार्थी समस्या हुई है उनको भी सोल्व किया है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे कर भी नहीं पाया है, इससे रुके भी नहीं वो देश। छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती रही है, देशों के बीच में आंतरिक संघर्ष चले हैं, देश बहुत सारे टूटे हैं, विभाजित हुए, नदियों के बंटवारे की, जल विवाद की बात है, समुद्र के अंदर सीमा विवाद है, उनके ऊपर एक सहमति नहीं बन पाई। बहुत सारे मुद्दों के ऊपर अभी भी संयुक्त राष्ट्र संघ असफल भी रहा। पॉइंट वाइज करना इन सबको। अगला जो प्रश्न देखते हैं, देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान। तो ये पूरी कहानी लिखना आप, किस तरह से जम्मू कश्मीर का मुद्दा आया था, हैदराबाद का था, जूनागढ़ का था और बाकी रियासतों की थी, सारी बातें आप इसमें करना। अगला जो हथवा में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की मुख्य चुनौतियां, ये भी विस्तार से करना। जातिवाद की थी, क्षेत्रीयता की थी, भाषाओं की थी, नियोजन की थी, तो ये सारी बातें आप इसके अंदर मेंशन करना। फिर अगला जो अंतिम प्रश्न रहेगा, 1970 के दशक में इंदिरा गांधी सरकार की लोकप्रियता बढ़ाने वाले कारक कौन से थे, उनका विश्लेषण करो। तो यानी एक्चुअल में इस दौर के अंदर इंदिरा गांधी काफी लोकप्रिय लीडर हो गई थी और इसके लिए क्या कारण थे। एक तो इनकी जैसे काफ़ी छवि ऐसी ही हो गई थी कि काफ़ी अच्छी बोल्ड के रूप में या महिला के रूप में या एक अच्छी वक्ता के रूप में, और एक इसकी एजुकेशन भी इस लेवल की थी कि काफ़ी कुछ इन्होंने सीखा था और एक ऐसे बैकग्राउंड के अंदर इसने राजनीति प्रारंभ की जो कि स्वतंत्रता आंदोलन से गुजर के आया था। तो इन्होंने काफ़ी कुछ बेसिक बातें ज़मीन पे रखी सीख ली थी। तो इनके कुछ निर्णय भी ऐसे थे जो इनको लोकप्रिय बनाते हैं, जैसे कि एक प्लान किससे काम करना है। इसके अलावा बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया था। राजा महाराजाओं के पास जो अकूत संपत्तियां पड़ी थी उनको गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया था। राजा महाराजाओं को जो स्पेशल सुविधाएं मिली हुई थी उनको भी इन्होंने बंद करवा दिया। तो बहुत सारे मुद्दे थे, इनको आप पॉइंट वाइज लिखना। तो ये इस वजह से लोकप्रिय रही। फिर अगला जो अथवा में रहेगा वो 1969 के दौरान कांग्रेस में विभाजन के लिए जिम्मेवार कारक कौन से थे, तो वो भी इससे रिलेटेड ही है। तो ये इंदिरा का जो दौर था इसमें कांग्रेस से ऊपर जैसे मैंने बताया था सिंडिकेट्स का मामला था। तो और इसके अलावा जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वीवी गिरी का और आपके नीलम संजीव रेड्डी का जो चुनाव था वो भी इसकी का यानी विभाजन के लिए उत्तरदायी था। इसके बाद में कांग्रेस ओ और आर ऐसे 2 घटक हो गए थे कांग्रेस के अंदर ही। तो ये सारी बातें इसके अंदर विस्तार से लिखना। तो हम सारे आंसरों को हूबहू आप तक साझा नहीं कर पाए क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो जाता और आप
इसका PDF डाउनलोड करके और बुक के अंदर आप टिक लगा लेना। काफ़ी अच्छे पर्सन मैंने अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट तैयार करके आप तक साझा करने का प्रयास किया है। तो वीडियो को अब यहीं अपन विराम देते हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में डालिए, सभी तक इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो ही नया मॉडल पेपर तैयार करके आप तक साझा करें तो तुरंत आपके पास पहुंच जाए और इसको सभी तक साझा करें। आप सभी का शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।